भारतीय जवानों ने भी एक पाकिस्तानी जवान का सर काट कर पेड़ पर लटकाया था। उन्होंने हमारे जवानों की निर्मम हत्या करी है, तो हम उनको ऐसे छोड़ देते क्या? तो 4 जुलाई का वो दिन था टाइगर हिल पर जब आप लोग पहुंचे थे। उन्होंने जबरदस्त हमारे ऊपर फायर खोला, 20 मिनट तक तो सर नहीं उठाने दिया था। उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतारा। मैंने उस आग को देखा है, बर्फ में आग कैसी होती है। ये 78 खुफिया रिपोर्ट्स मिली थी, लेकिन उन पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसी का कारण ये हुआ कि हम कारगिल के अंदर अपने माँ भारती के 527 बेटों को हमें खोना पड़ा। हमारे 2 जवानों के सर काट कर पाकिस्तानी आर्मी ले गई। वो अगर एक गर्दन काटते हैं ना, तो हम 10 गर्दन काट कर लेके आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए, उससे पहले उन लोगों ने वो शुरुआत कर ली थी। वो शुरू कर चुके थे अक्टूबर-नवंबर में, मतलब 98 में। उसने अपनी किताब में भी लिखा, मैं टाइगर हिल के ऊपर एक रात रुक करके आया। पाकिस्तान की जो योजना थी वो बहुत कड़ी थी। प्लानिंग बड़ा अच्छे से उन्होंने बनाया। अटल जी की गलती थी वो। वॉर छिड़ जाएगा। युद्ध खत्म हुआ 26 जुलाई को। उसके 11 दिन बाद भी पाकिस्तानी वायुसेना ने हमला किया था। सियाचिन में लगभग 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च आता है और कारगिल सेक्टर में लगभग 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च आता है। 10 करोड़ या 15 करोड़ या 4 करोड़ के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो ये गलत नजरिया है। उन्नीस साल की उम्र, सीने में 17 गोलियां धंसी हों, उसके बावजूद भी अगर दुश्मन को कोई नेस्तनाबूद कर सकता है तो भारतीय सेना का जवान ही कर सकता है। ऐसी गौरवशाली इतिहास हमारे भारतीय जवानों ने लिखा कारगिल युद्ध के दौरान। कारगिल युद्ध के बारे में कहा जाता है कि कारगिल का युद्ध सेना ने हथियारों से नहीं लड़ा। वो जंग अगर जीती गई कारगिल की, तो वो सेना के हौसले से जीती गई। और उसी हौसले की एक जीती जागती मिसाल आज हमारे साथ है, जिसकी कहानी आप सुनेंगे आज, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र सिंह यादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। रिटायर्ड कैप्टन है, 18 ग्रेनेडियर्स का वो हिस्सा रहे हैं, उसमें घातक प्लेटून का हिस्सा रहे हैं। 16 साल की उम्र में आप सेना में भर्ती हो गए। उस उम्र में सर बच्चों को पता नहीं होता अक्सर कि आपको करना क्या है, मतलब खेलना कूदना, पार्टी वार्टी करना, कॉलेज करना। आप सेना में भर्ती हो गए। हाँ बिल्कुल, जैसे बचपन से जिस बच्चे को जिस तरह से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, दिखाया जाता है, वही उसके मानसिक पटल के ऊपर असर डालता है। मेरे पिता फौज में थे, तो उन्होंने वो फौज की दास्तान सुनाया करते थे। उन फौज की दास्तानों को सुनकर के बड़े होते थे। फिर रोज़ रोज़ जब उनकी दास्तानों को सुनते कि हमने 71 में ये किया था, 65 में हमने ये किया था, इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं, खून खून हो रखा होता है, लेकिन फिर भी फौजी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। ना खाना मिलता है, ना पानी मिलता है, ना सोना मिलता है। तो बच्चे थे तो सोचते थे, जब उनकी बातों को सुन कर के, बिना खाना खाए, बिना सोए कैसे ये काम करते होंगे। फिर वहीं से एक जज्बात जगे, इन परिस्थितियों को देखना है, इन परिस्थितियों में जाना है। तो 6 क्लास में अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा कि जहां एक हिंदुस्तान का सैनिक अकेला 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करता है और हंसते हंसते माँ भारती की गोद में सो जाता है। फिर लगा, यार ये इंसान कैसा होगा। तब से फिर वो भाव जागृत हुए और उसी भावों से को जीने लग गया मैं। क्योंकि हम कैरियर के सपने देखते हैं, लेकिन हम जीते बहुत कम हैं। और जब जीने की बात करता हूँ तो वो हृदय से, सोल से, आत्मा से, वो हृदय, वो सोल, वो आत्मा तो परमात्मा अल्लाह वाहे गुरु का अंश है। अगर हम उस भाव से जी रहे हैं तो वो सपने साकार ना हो, ये असंभव है। तभी तो मैं पहली बार घर से निकला कागज़ लेकर के भर्ती देखने के लिए मेरठ, और पहली बार में सिलेक्शन हो गया और 16 साल 5 महीने की अवस्था में फौज में चला गया। 1980 में आपका जन्म हुआ, 1996 में आपने आर्मी ज्वाइन कर ली।
आपको कारगिल युद्ध के दौरान जो 4 परमवीर चक्र मिले उसमें से आपका एक नाम है योगेंद्र सिंह यादव। यश भारती पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश में। 19 साल की उम्र में आपको परमवीर चक्र मिल गया, मतलब सबसे कम उम्र के जवान अब तक हिंदुस्तान की सेना में आप हैं। तो राष्ट्रपति से जब वो मेडल लिया होगा आपने, तो उस वक्त क्या भाव थे? बिल्कुल, वो मैं हॉस्पिटल में ही था और हॉस्पिटल से ही अवार्ड को रिसीव करने के लिए आया था मैं। घायल अवस्था में? घायल अवस्था में, ये हाथ ऐसे बंधा हुआ था, पैर से थोड़ा सा लड़खड़ा करके चल रहा था, लेकिन चल सकता था। वो एक अद्भुत पल थे कि जिस चीज़ को किताबों में पढ़ रहे थे और ट्रेनिंग के दौरान जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम मैंने ब्रिगेडियर होशियार सिंह, जो एक जीवित परमवीर चक्र थे 3rd ग्रेनेडियर्स के, वो रिटायरमेंट हो रहे थे उस टाइम पे, और हमने बड़ी दूर से उस व्यक्ति को देखा था। कहाँ? जबलपुर में। जबलपुर में ट्रेनिंग के दौरान? ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि सेंटर में आते हैं ना रिटायरमेंट से पहले, तो बहुत दूर से देखा, यार ये है वो बंदा है ना जिसको परमवीर चक्र मिला है। और आज वही अवार्ड्स मुझे मिलने जा रहा था, तो ये एक अद्भुत फीलिंग थी, उनको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता हूँ। बस एक सोच थी उस टाइम पे जो बड़ी हिम्मत दे रही थी, वो ये थी कि मेरे साथ 7 जवान थे वहाँ उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर, जिसमें से 6 शहीद हो गए। तो योगेंद्र, ये तेरा नहीं, उन 7 जवानों के लहू का वो चिराग है जो आज तेरी छाती पे लगने जा रहा है। और ये सीने पे लगा हुआ चिराग, इससे दुनिया के में जाकर के देश के युवाओं के हृदय के अंदर वो ज्योति, वो ज्वाला पैदा करनी है। बस इस भाव से उस अवार्ड को लेने के लिए गए। सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 जुलाई का वो दिन था टाइगर हिल पर जब आप लोग पहुँचे थे। हुआ क्या था? क्योंकि मैंने वो फिल्म भी देखी कारगिल, आपका इंटरव्यू करने से पहले कारगिल के बारे में बहुत, मतलब किताब भी पढ़ी। किताब में अलग चीज़ बताई गई है और फिल्म में अलग चीज़ दिखाई गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ उस दिन हुआ क्या था? और 3 और 4 जुलाई की रात हम टाइगर हिल टॉप के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए थे। और 3-4 जुलाई की रात जब हम चढ़ाई चढ़ रहे थे रात को, तो बिल्कुल 90 डिग्री की कठिन चढ़ाई थी। हम रस्सियों के सहारे चढ़ने लगे। अब रस्सियों के सहारे चढ़ेंगे तो पत्थर तो फिसलेंगे, वो पत्थर गिरने लगे। और फिर ये पूरी नॉर्थ इंडिया वाली फौज थी, ये चुप तो चल सकती नहीं, तो शोर तो मचाना भी होता है जोश दिलाने के लिए। तो वो हमारा भी शोर हो रहा था, पत्थरों की भी शोर होने लगा, गिरने लगी, उनकी भी आवाज़ होने लगी। दोनों तरफ उनके बंकर थे जो हमें नहीं दिखाई दिए अंधेरे में। तो हमारी आवाज़ पत्थरों की आवाज़ से शायद उनकी आंखें खुली, उनको आभास हुआ कि हिंदुस्तान की फौज यहाँ तक पहुँच गई है। इस तरह से फायर खोला उन्होंने। ऐसे फायर खोलते ही जो हमारी 21 जवानों की टुकड़ी थी उसका रास्ता कट ऑफ हो गया। उस रास्ते को कट ऑफ होते ही हम केवल 7 जवान ऊपर, बाकी नीचे। जो आगे थे वो ऊपर रह गए, बाकी पीछे सब नीचे रह गए। क्योंकि लगातार बहुत भारी मात्रा में फायर आया। ऊपर चढ़े हम 7 जवान, तो ऐसे 7-8 मीटर का प्लेन स्पेस था। फिर सामने उनके बंकर थे जो हमें ऊपर चढ़ते दिखाई दिए। फिर हमने 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतारा। फिर हम दौड़ करके उनके बंकरों में घुसे, उनकी बॉडियों को बाहर फेंका, अपने हिसाब से उन बंकरों को मॉडिफिकेशन किया। तो जो वहाँ से जो टॉप था वो 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150, हम केवल 7। बस उनका भी फायर शुरू हुआ। उन्होंने ज़बरदस्त हमारे ऊपर फायर खोला। 20 मिनट तक तो सर नहीं उठाने दिया था, इतना ज़बरदस्त फायर था। उनकी आर्टिलरी फायर कर रही है, उनकी मोटार फायर कर रहे हैं, उनकी छोटी मशीन गन्स फायर कर रही हैं, ग्रेनेड ऊपर से फेंक रहे हैं। जब धीरे धीरे 20 मिनट के बाद थोड़ा सा हल्का फायर हुआ,
फिर हमने दोबारा से अपने मोर्चे को मजबूत किया, फिर संभाला, फिर फायर करने लगे। इस तरह से हमने लगातार 5 घंटे तक फायर किया, 5 घंटे तक लड़ते रहे। और मुझे वो पल तो आज भी याद हैं, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हम शायद वो पल जी रहे हैं। अभी जी रहे हैं। एक 7-8-9 बजे के आसपास सुबह का समय रहा होगा। हम्म। तो उन्होंने वो 10-12 बंदे आए नज़दीक, हम्म। सिर्फ शायद ये देखने के लिए कि यहाँ बंदे कितने हैं। सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसके दोनों तरफ से निकलने के रास्ते थे। वो जब नज़दीक आए तो हमने उनके ऊपर एक साथ फायर खोला। उनमें से 1-2 बचा, बाकी सारे मारे गए। लेकिन 1-2 जो बचा था वो ऊपर की तरफ भागे। फायर खुलने से हमारी स्ट्रेंथ का पता चल गया कि यहाँ पे इतने बंदे। उन्होंने विदिन 30 मिनट 30 से 35 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया। हमला इतना ज़बरदस्त, ऊपर से पहले वो पत्थर फेंकने लगे, ग्रेनेड फेंकने लगे, और जब नज़दीक आए तो उन्होंने एकदम से हमारी LMG थी, लाइट मशीन गन, उसको निशाना बनाया, उसको डैमेज कर दिया। उस LMG वाला ऐसे बंदा बैठा था, मैं इस तरह से बैठा था, तो जब LMG के ऊपर आकर के उनका RPG का राउंड गिरता है, LMG की बैरल डैमेज होती है, उड़ जाती है, उनको भी पत्थर लगते हैं, तो ऐसे लगेगा तो चिल्लाएगा तो है। ऐसे मेरा प्लाटून हवलदार बैठा था दूसरे पत्थर की तरफ, वहाँ से उठ करके उनकी तरफ भागे, बोला सर बचाओ बचाओ बचाओ। मुझे वो प्लाटून हवलदार के आखिरी शब्द आज भी याद है। उन्होंने एकदम से मुझे आवाज़ दी, योगेंद्र इस वेपन को उठा करके फेंक, इसके सिवा दुनिया में आज कोई बचाने वाला नहीं है। मैं उस वेपन को उठा कर कैसे फेंक तो दिया, मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो 7 जवान पाकिस्तान के ऐसे खड़े थे जैसे जिन पत्थरों से हम फायर करे उसी के ऊपर ऐसे। मैं कहा सर ये तो बहुत नज़दीक आ गए, कहाँ पर ये खड़े हुए? इतना ही कहा मैंने, इतना तो उन्होंने सीधा ग्रेनेड फेंका। तो एक मेरा साथी जो लेट करके फायर कर रहा था, हम दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा, उसकी यहाँ से ये उंगली कट करके दूर जा करके पड़ी। जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। उसको लगा मेरा हाथ कट गया है, तो उसने बोला यार मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ ऐसे देखा, मैं कहा नहीं सर हाथ नहीं, उंगली कटी है आपकी। पक्का? मैं कहा हाँ पक्का। तो अपनी फर्स्ट एड जो था मेरे पास उसको लेकर के उनको फर्स्ट एड करने लगा। एक और साथी था, उसको भी पैर में बहुत सारे जख्म लगे थे, उनको फर्स्ट एड किया। हम दोनों ने बोला यार तुम ऐसे करो, तुम फायर तो कर नहीं सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, ऐसे करो तुम नीचे कूद जाओ और नीचे वाली टीम को चढ़ाने की कोशिश करना, बाकी हम यहाँ पे अभी लड़ रहे हैं। अभी तक स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ा था कि एक सैनिक अपने साथी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, आज प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा था। पता है उन्होंने क्या बोला? यार मरेंगे तो तुम्हारे साथ मरेंगे, जिएंगे तो तुम्हारे साथ जिएंगे। हम जैसे रिक्रूट जो नए जवान, इसके लिए उससे बड़ी प्रेरणा कुछ हो नहीं सकती थी। तभी एक और स्नाइपर वाला हमारा साथी था, उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आने लगा। तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, हम दोनों रूममेट थे, हमें एकदम से आदेश दिया दौड़ करके उसके ऊपर उसकी हेल्प के लिए जाओ। जैसे ही उसकी हेल्प के लिए जाने लगा तो शायद उनको मेरा मूवमेंट दिख गया होगा, तो उन्होंने फिर ग्रेनेड मेरे ऊपर फेंका। तो उस ग्रेनेड का एक स्प्लेंडर आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा, तो मैं एकदम से खड़ा था कि नीचे गिरा, तो मुझे भी लगा कि शायद मेरा पैर कट गया है। बस नीचे गिरते ही एकदम से देखा, देख पैर तो है कि नहीं है, ऐसे हाथ मारा, देखा तो बहुत गहरा जख्म था, पैर तो था, अभी फर्स्ट एड कर ही रहा था। तो एकदम से फिर एक और ग्रेनेड गिरा, तो उसका एक स्प्लेंडर आकर के यहाँ लगा, यहाँ से पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद पूरा चेहरा सुन्न हो गया, दिखाई नहीं दिया। फिर मन में ख्याल आया शायद आंखें चली गई हैं। बहुत देर के बाद जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। वहाँ उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा था,
उससे बहुत देर ब्लड साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर खिसटता रेंगता हुआ अपने उस साथी के पास पहुंचा तो पहाड़ी से ऐसे पीठ लगा करके बैठा हुआ था। एक मेरा साथी ठीक सामने बैठा था, एक मेरी बगल में बैठा था। जो बगल में था वो मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था। मैं सामने वाले को मैं बोला, सर आप मेरे फर्स्ट एड कर दो। बोला मैं करता हूँ, तू ऐसे कर, फायर कर थोड़ा देर। मैं ऐसे करके फायर करने लगा तो बीच बीच में ब्लड भी साफ करता था, फायर भी करता था। मैं देख रहा था कि उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहाँ तक गया, यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल जाता है। और ऐसे करते हुए पीछे की तरफ लेटने लगे तो मैंने हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ? एक शब्द तक नहीं बोल पाए। से मेरी बगल में था मेरा जो ट्रेनिंग का साथी, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती, मेरी ऐसे आकर के लेट जाता है। एक पल के अंदर दोनों साथी शहीद हो गए। एक साथी दौड़ करके हमारी हेल्प के लिए आया, एकदम से वहाँ पर आर्टिलरी का बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके दूर जा करके गिरती है। चारों तरफ खून ही खून था। मैं देख रहा था, बिना सर के वो धड़ सिर्फ 2 कदम चला, फिर जमीन पर गिर गया। एक और साथी आया, फिर एक और बम गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। पल भर के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। उनकी तरफ से मैं भी मर गया। फिर तो उन्होंने आकर कैसे हमको घेर लिया और आकर के गोलियों की बौछारें शुरू कर दी। कभी सीने में गोलियां मार रहे हैं, किसी के सर में गोली मार रहे हैं, किसी के पैर में गोली मार रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरे हाथ पैर में गोली लगी। फिर उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको जरा रीचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। फिर पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में गोलियां मारने लगे। मैं देख रहा हूँ बॉडियाँ ऐसे उछलती थी। उसने आकर के फर्स्ट में सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को। मैं इस तरह से पड़ा था। फर्स्ट यहाँ पे गोलियां मारी, फिर मेरे पैर में गोली मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। बस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का ऐसा तांडव किया, पत्थर उठा उठा करके हमारी बॉडियों में मारने लगे, गालियां देने लगे, बूट की ठोकरें मारने लगे। बहुत देर तक उन्होंने ये चीज़ किया। फिर लास्ट में उनका जो कमांडर बोलता है, इनके हथियार उठाओ। तो एक बंदा पाकिस्तान का हमारे वेपन उठा रहा है, एक गोली मार रहा है। फिर भी उसने ऐसे रोटेशन से गोली मारी, फिर भी मेरी बाजू में पैर में गोली मारी। मैं देख रहा हूँ 2 कदम वो चला, रुक गया वो। और रुकते ही मुझे एकदम से आभास हुआ कि शायद इसको पता चल गया मैं जिंदा हूँ। वापस मुड़ा। अभी मैं सोच रहा हूँ, सिर्फ इतने सोचते हुए वापस मुड़ गया। मुड़ते उसने राइफल ऐसे सीने की तरफ करी, तब लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। उसने गोली चला दी। तो ऐसे पूरी पैंट फटी हुई थी, यहाँ पे पर्स रखा था और पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे। शायद माँ भारती ने, उस परमात्मा ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा, और जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों से टकराई और रिकोचिट हुई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से लगा कि मैं मर गया हूँ। उसने मेरा वेपन उठाया, चला गया। शायद उसका पैर जाते जाते मेरे पैर से टकरा गया। मुझे एकदम से चेतना आई, मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंदर से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। फिर ये हाथ तो बिल्कुल हड्डी निकल के बाहर हो चुकी थी। ग्रेनेड था मेरे पास, मैंने ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके जो पाकिस्तान का जवान वेपन उठा करके जा रहा था उसके ऊपर ऐसे फेंका। कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, वो हुड के अंदर ग्रेनेड गिरा, और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। उसका यहाँ से पूरा सर फटा, हमारे ऊपर आकर के गिरा। उसके गिरते ही पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास।
मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफ़ल को उठाने की चेष्टा करी, नहीं उठ पाई। एक हाथ से राइफ़ल उठाई और फिर वहाँ से फायरिंग किया। 3-4 पाकिस्तानियों को फिर मौत के घाट उतारा। फिर लुढ़कता हुआ इस पत्थर से लुढ़क करके कभी इस पत्थर से 3-4 जगह से फायरिंग किया और वहाँ से फिर उनको खदेड़ा। 3-4 मीटर खिसटता रेंगता फायर करता और आगे गया तो 3-4 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके टेंट लगे हुए हैं, लिविंग टेंट, उनके वेपन की डिप्लॉयमेंट है और वो सब कुछ छोड़ करके उस समय भागते हुए चले जा रहे थे। बहुत देर तक वहाँ पे पड़ा रहा क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमारे नीचे, जहाँ हमारे साथी हम रात को चले थे, 500 मीटर नीचे था वो पोस्ट। उस पोस्ट पर हमला करने के लिए अपने दूसरे साथियों को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था। बस उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन, एक ही सोच, योगेंद्र नीचे जाना है, अपने साथियों को बचाना है। हिम्मत टूटने लगी थी। फिर धीरे धीरे हिम्मत को जोड़ा, फिर वापस खिसटता रेंगता अपने उन साथियों तक आया जहाँ पर वो शहीद हो रखे थे। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। आकर के देखने लगा तो किसी का ये सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले बाहर थे। फिर मैं रोया, बहुत देर रोया, बहुत देर पड़ा हुआ उनके बीच में रोता रहा। फिर अपने आप को संभाला, हाथ टूट करके लटक गया था तो हड्डी आपस में टकराती थी, असहनीय पीड़ा होने लगी। 19 साल की उम्र, 2.5 साल की सर्विस, न उम्र का तजुर्बा न सर्विस का अनुभव। ये भी पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है। जिधर भी नज़र उठाता उधर पहाड़, बर्फ के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। कहते हैं जब हम अंदर से आत्मा से रोते ना तो हम अपने परमात्मा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और जैसे शायद मैं रोता हुआ अपनी आत्मा से जुड़ा तो अपने परमात्मा से जुड़ा, परमात्मा से जुड़ा तो उस सुदर्शन चक्रधारी से जुड़ गया हूँगा। तभी एक आवाज है, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, कुछ नजर नहीं आ रहा। लगा शायद, मुझे भी एक बार लगा कि शायद ये दुश्मन की कोई चाल हो सकती है। तो इस हाथ को असहनीय पीड़ा होने लगी, इसको ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, बंध नहीं पा रहा था। फिर इसको उठा करके पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया और फिर आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। फिर 500 मीटर उस नाले में लुढ़कता हुआ नीचे आया, फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया और उसी इन्फॉर्मेशन के आधार के ऊपर फिर पुनः उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमारी टीम ने हमला किया और उस टाइगर हिल टॉप पर बिना किसी कैजुअल्टी के विजय पताका फहराया। और टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था। ये 3 और 4 जुलाई की कहानी है। टाइगर हिल पर पहुंचने वाले मतलब आप 7 लोग, पहले वो 7 लोग थे जो टाइगर हिल पर पहली बार पहुंचे? बिल्कुल। और वहीं से वो सारा युद्ध बदल गया। तो जो बात मैंने शुरुआत में की थी कि हथियारों से ये जंग नहीं जीती गई, ये युद्ध कारगिल का हमने नहीं जीता हथियारों से, हमारे ऐसे जो जवान हैं उनके हौसलों से हमने ये जीता है। सर 2.5 साल की सर्विस थी, कहाँ पोस्टेड थे आप उस वक्त जब आपको पता चला कि कारगिल में लड़ाई है और वहाँ जाना है? बिल्कुल, हमारी पोस्टिंग कश्मीर में थी और हम ये मानस बल सेक्टर था, उसमें हम तैनात थे। क्योंकि वहाँ कश्मीर में ये दहशतगर्दों, उग्रवादियों के बरखिलाफ जो हमारी फौज एक युद्ध आज भी लड़ रही है, उस युद्ध का हिस्सा थे हम। और वहीं से हमें सूचना मिली कि आपको द्रास जाना है, तो वहीं से हम द्रास गए थे। उन परिस्थितियों का अनुभव था जो द्रास में परिस्थितियाँ थी? नहीं, जो मौसम था, जो रास्ते थे? देखिए, जो हमारे हायर कमांडर्स थे उनको तो जो है वहाँ का परिस्थितियों का अंदाज़ा था, लेकिन जो नए जवान थे उनको वहाँ की परिस्थितियों का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ इतना ठंडा इलाका है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं,
ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल खड़े पहाड़ हैं। उन खड़े पहाड़ों पर कितने वहाँ पर मिलिटेंट हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो मिलिटेंटों की इन्फॉर्मेशन थी। तो ये तो वहाँ जाने के बाद उन परिस्थितियों का आकलन हुआ और उसी परिस्थितियों से हिंदुस्तान की फौज ने हिम्मत से, जोश से, जुनून से वो लड़े और लड़ करके विजय प्राप्त करी है। सर, जब कारगिल पहुंचे उससे 5 महीने पहले आपकी शादी हुई थी। 5 महीने पहले नहीं, उसी महीने, जिस महीने में वहाँ पहुँचा हूँ। 5 मई की शादी थी और 20 मई को मैं वापस चला गया था, सीधा कारगिल गया था। मतलब उस वक्त आप छुट्टी पर थे? हाँ। जब युद्ध शुरू हुआ या जब मिलिटेंट्स का पता चला? बिल्कुल। तो आप बीच में छुट्टी छोड़कर आए, बुलाया गया? नहीं, 20 तारीख मेरी छुट्टी खत्म हो रही थी। फिर घर वालों को बताया था आपने कि सीधा कारगिल जाना है यहाँ से? नहीं, उनको नहीं बताया था। तो कब बताया घर वालों को? घर वालों को तो मैंने कभी नहीं बताया, बात तक भी नहीं बताया। चिट्ठी भी नहीं लिखी हुई? चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी में रोज लिखता था, बस ये लिखता था, मैं ठीक हूँ, आप अपना ध्यान रखना। तो घर वालों को ये पता था कि आप कारगिल में हैं, फिर अपनी जहाँ पोस्टिंग आपकी वहीं है? घर वालों को बाद में आभास हो गया था, क्योंकि जिस टाइम पे मैं छुट्टी काट करके गया था उस टाइम पे शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन न्यूज में नहीं आ रहा था। न्यूज में नहीं आया था, और उस समय टीवी भी बहुत कम होते थे गांव में, तो रेडियो और अखबार ही सबसे बड़ा माध्यम था। तो मेरे जाने के बाद न्यूज में जो है, रेडियो पर, टीवी पर, अखबारों में युद्ध के जो है वो वर्णन आने लगे, तो उनको ये आभास हो गया था। मेरे से कई बार चिट्ठी में पूछा भी गया, तू वहीं तो नहीं है? तो मैं उनको मने करता था, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। आज का दौर होता तो वीडियो कॉल करके देख लेते हैं लेकिन उस वक्त चिट्ठियाँ नहीं था। सर, सबसे पहले जो वन नागा की जो रेजिमेंट थी वो ऊपर गई 3 मई को जब पता चला, उन लोगों ने क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दिया? कुछ है आपके पास जानकारी? देखिए, जो शुरुआत में ये हुआ था, सबसे पहले तो 4 जाट के कैप्टन सौरभ कालिया गए थे। सौरभ कालिया गए, ठीक है, जिनकी बड़ी निर्मम हत्या हाँ, जिनकी बड़ी निर्मम हत्या उन्होंने की है। अमानवीय क्रूरताओं की सारी हदों को पार किया था उन्होंने। तो उसके बाद फिर नागा को बुलाया, हमारी 18 ग्रेनेडियर्स को बुलाया। तो यही था इन्फॉर्मेशन शुरुआत में कि यहाँ टेररिस्ट। कितने टेररिस्ट? बस यही बताया, 4-5 है, एक पहाड़ी पे 4-5 है। बट जब फिजिकली हम वहाँ पहुँचते हैं तब ये आभास होता है कि यार यहाँ पे 4-5 नहीं है, ज़्यादा है। क्योंकि एक फौज, एक बटालियंस का उन्होंने पूरा मूवमेंट रोक दिया था। ये तो 28 मई को पता चला है कि यहाँ टेररिस्ट नहीं है, रेगुलर आर्मी है। क्योंकि 28 मई को उन्होंने तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर हमारा Mi-70 हेलीकॉप्टर को गिराया, एक MiG-21 को गिराया कारगिल सेक्टर के अंदर। तो तब ये आभास हुआ कि यार मिलिटेंटों के पास गाइडेड मिसाइल नहीं है, ये तो यहाँ की रेगुलर आर्मी है, और रेगुलर आर्मी होने के बाद ही इनके पास ये तमाम बड़े हथियार हो सकते हैं। तभी हमारी भारतीय सेना ने फिर ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू किया था। भारतीय जल सेना ने ऑपरेशन तलवार शुरू किया था। और ये 3 सेनाएं, 3 अंग, ये शिव का त्रिशूल हैं। जब चलते हैं तो अभेद्य लक्ष्य को भेद सकते हैं, और वो भेद करके दिखाया भी था। उधर से है भारतीय वायुसेना ने बम्बारमेंट पहाड़ों पर शुरू किया, इधर से आर्टिलरी का डिप्लॉयमेंट हुआ इंडियन आर्मी की तरफ से। तो आर्टिलरी की मीडियम गन, बफोर्स गन, फील्ड गन, इनके गोले बरसने लगे। पहले कहते थे ना गांव में, यार आग में, यानी पानी में आग लगा देंगे, हैं? मैंने उस आग को देखा है, बर्फ़ में आग कैसी होती है। जब गोले फटते थे ना तो चारों तरफ आग ही आग होती थी। तो ये वहाँ टेररिस्ट नहीं, रेगुलर आर्मी थी। और ये आज 25 साल बाद पाकिस्तान की चीफ ने आज स्वीकार किया है कि हमारी फौज थी।
उस वक्त नहीं किया था। नहीं किया, 25 साल तक नहीं किया। सर 1998 और 1999 में मैंने जैसा पढ़ा कि 78 खुफिया रिपोर्ट्स मिली थी, लेकिन उन पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, देखिए जो हमारी गुप्तचर एजेंसीज हैं कहीं ना कहीं वो हमें सतर्क रहने के लिए इंडिकेट करते रहती हैं समय समय के ऊपर। और 98 और 99 का जो है वो सतर्कता में शायद इसलिए ढिलाई रही होगी क्योंकि उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्योंकि 98 के अंदर जब परमाणु परीक्षण हुए थे, परमाणु परीक्षण के बाद दोनों देशों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि दोनों देश बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए थे। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। तो इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ा, दोनों देश एक नए मुकाम की तरफ बढ़ रहे थे। समझौता एक्सप्रेस शुरू की गई, लाहौर बस यात्रा शुरू की गई कि यार एक दोस्ताना व्यवहार चल रहा है, दोनों देश मिलकर के तरक्की करेंगे। लेकिन इतना उसको सीरियस नहीं लिया गया इनपुट को या जो इन्फॉर्मेशन को कि ये भी हो सकता है। और उसी का कारण ये हुआ कि हम कारगिल के अंदर अपने माँ भारती के 527 बेटों को हमें खोना पड़ा है। और ये शायद यही कारण है कि युद्ध भी इतना लंबा चला। 3 मई को पहली बार पता चला, 26 जुलाई को हम कामयाब हुए। सर 140 किलोमीटर का वो इलाका था जिस पर पूरी घुसपैठ थी। और मतलब जितना मैंने पढ़ा कि जब अप्रैल में प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए, उससे पहले उन लोगों ने वो शुरुआत कर ली थी, वहाँ तैयारी शुरू कर दी थी। खाना पीना, हथियार, जितना भारी मात्रा में वहाँ डिप्लॉयमेंट मिला उसके हिसाब से पता चला कि अप्रैल में वो शुरू कर चुके थे। नहीं, अप्रैल में नहीं शुरू कर चुके थे, वो शुरू कर चुके थे अक्टूबर नवंबर में ही, सितंबर मतलब 98 में। क्योंकि देखिए एक समझौता था वहाँ पे कि विंटर के समय दोनों सेनाएं विड्रॉल होंगी। वो भी अपने पोस्ट से उतर के नीचे चले जाएंगे, हम भी अपने पोस्ट से नीचे उतर के नीचे आ जाएंगे। क्योंकि सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जाता है वहाँ पे, जो जीवन जीने के लिए बड़ा दुर्लभ है। हमारी फौज एक अनुशासन प्रिय फौज है, इंडियन आर्मी एक डिसिप्लिन फौज है। तो उसी कानून के तहत इंडियन आर्मी तो अपने बेस कैंप में नीचे आ गई, लेकिन उनकी खुराफाती दिमाग चल रहे थे, वो नीचे नहीं गए। उन्होंने अपने पोस्टों पे तो रहे, साथ ही साथ और फौज को ऊपर डिप्लॉयमेंट करना शुरू किया। और उस सर्दी के मौसम में उन्होंने हमारे तमाम पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया। अपने वेपन्स, एमुनिशंस, राशंस, तमाम तरह की वहाँ पर स्टॉकिंग कर ली, ताकि जब इंडियन आर्मी वापस अपने पोस्टों की तरफ आएगी तो हम इनको जो है आराम से मार सकते हैं। और उसके बहुत बड़े वो उद्देश्य को लेकर के उन्होंने वो कार्रवाई करी थी कि ये जोजिला पास से नेशनल हाईवे श्रीनगर टू ले, लाइफलाइन जो थी, इसको काट करके और ले वाले पूरे क्षेत्र को कब्जा करना। अगर इसमें भी कामयाब नहीं हुए तो जो वहाँ जिहाद की, जो कश्मीर में जिहादी है, जो धीरे धीरे वो आग ठंडी होने लगी थी 98 तक आते आते, तो उनको भी ये आभास और एहसास दिलाना था कि पाकिस्तान की फौज तुम्हारे लिए यहाँ पे लड़ रही है, उस आग को दोबारा से भड़काना। तो ये बड़े सैन्य उद्देश्यों को लेकर के जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये पूरी प्रक्रिया को रचा, षड्यंत्र को रचा, और यहाँ तक कि अपने प्रधानमंत्री को भी गुमराह किया उसने। ये तो उसने किताब में लिखा है, उन्हीं ने सेना अध्यक्ष बनाया था। हाँ। पिछले सेना अध्यक्ष से कुछ खटपट हुई थी तो पिछले सेना अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, आनन फानन में परवेज मुशर्रफ को सेना का अध्यक्ष बना दिया और उन्हीं के पीठ में छुरा भी घोंप दिया। हाँ, उसने अपनी किताब में भी लिखा है। मैं टाइगर हिल के ऊपर एक रात रुक करके आया हूँ। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। हाँ, वो गए थे वहाँ। तो उसने पूरी जो है अपना सैन्य कार्रवाई पूरी की उसने, और जायजा लेने गया था, इसलिए जो है वहाँ रुका था कि हमने क्या अपनी तैयारी पूरी कर ली है।
क्योंकि इनको ये मालूम है पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान से हम सीधे तौर के ऊपर कभी जिंदगी में जीत नहीं सकते। तो क्या, तो हमें छुप करके गलत तरीके से हमने कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना है। अभी या तो उग्रवाद के तरफ से जो है ये काम कर रहे हैं, जिसमें बेकसूर सिविलियंस भी मारे जाते हैं, या फिर फौज के उन बेकसूर लोगों के ऊपर हमला करते हैं। छुप करके हमला करने की कायर हैं ये, सच में कायर हैं ये। अगर वो है ना हिंदुस्तान वाला मर्द वाले हैं ना, आओ ना सामने भाई, दो दो हाथ करो, पता चल जाएगा। लेकिन वो तो हिम्मत है नहीं, तो इसलिए इन्होंने जो है छुप करके कभी कारगिल कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी उरी वाला हमला कर लेते हैं। क्या मतलब, इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते। और वो जो आतंकवाद की फैक्ट्री जो लगाई थी उन्होंने, आज वो खुद ही को तहस नहस कर रही है। इधर आपका बलूचिस्तान वाले आर्मी को उड़ा रहे हैं लगातार, उधर टीटीपी वाले आर्मी को उड़ा रहे हैं लगातार, और पाकिस्तान की आर्मी इतनी बेबस, वो वापस रिटेलिएट नहीं कर सकती, पलटवार नहीं कर सकती। खैर सर, वो जो 140 किलोमीटर मैं पूछ रहा था, 140 किलोमीटर का पूरा एरिया था। अब मुझे नहीं पता कि, लेकिन कहा गया, मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे सुना है, कई रिटायर्ड अफसर से भी सुना है कि पाकिस्तान की जो योजना थी वो बहुत सटीक थी, बहुत शानदार थी, उसका जवाब किसी के पास नहीं था। हाँ, योजना तो उसने क्यों इतनी सटीक इसलिए बनाई, क्योंकि देखो 71 के बाद उस इलाके में कोई भी घुसपैठ नहीं हुई। उनको भी पता था कि यहाँ पर कितनी डिप्लॉयमेंट है इनकी फौज की, कहाँ कहाँ पर यहाँ पे गैप हैं। क्योंकि जो फौज का डिप्लॉयमेंट होता है, अलग अलग टेरेन के अंदर अलग अलग उसको डिस्टेंस दिए जाते हैं, ताकि वो अपने इलाके को सही प्रकार से सिक्योर कर सकें। यहाँ ये था कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो वहाँ फौज का डिप्लॉयमेंट भी कम था, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो उनको ये भी पता था कि गैप कहाँ पर हैं, कहाँ से कहाँ तक का डिप्लॉयमेंट है, कौन कौन सी बटालियन यहाँ पे डिप्लॉयड है। जैसे हमें पता होता है वैसे उनको भी पता होता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन पूरी सटीक, प्लानिंग बड़ा अच्छे से उन्होंने बनाया कि यहाँ से हम घुस करके ये काम कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो प्लानिंग बड़ी अच्छी थी उनकी। 140 किलोमीटर का एरिया कम नहीं होता है कवर करना। हाँ, तो एक इसमें इंडियन आर्मी की 4 इन्फेंट्री बटालियन और एक BSF बटालियन थी। 5 को लगाओ तो अब एक बटालियन का डिप्लॉयमेंट 10 से 12 किलोमीटर, 10 से 12 किलोमीटर में फिर 20 से 25 किलोमीटर का गैप, दोनों को फायर से कवर किया जाता है। इधर से वो फायर से करेगा, उधर से वो फायर से करेगा। फिर ऐसे इस तरह से इन्होंने, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थे, तो ये पूरा डिप्लॉयमेंट का उनको सटीक प्लान पता था, वो देखते आ रहे थे बहुत दिनों से। तो और अब उनको मौका ये मिला कि पूरा इंटरनेशनल जो ध्यान है वो कहाँ है, या अटल जी और नवाज शरीफ की दोस्ती पर, मुलाकातों पर है। तो ये बड़ी वजह रही। अटल जी की गलती थी वो? नहीं, अटल जी की गलती नहीं कह सकते हैं। अटल जी ने तो अच्छा काम किया था, क्योंकि देखिए जब कोई कमज़ोर होता है ना, क्या करता है वो, आप उसको 2 थप्पड़ मारोगे, 3 थप्पड़ मारोगे, मारते रहोगे ना, लेकिन वो पिटता तो रहेगा। पिटने के बाद वो क्या करेगा, जो भी उसके पास होगा वो उठा करके उसको मार देगा, क्योंकि उसमें समझ तो होती नहीं है। अब ये था कि अगर इनसे लड़ें और इनके पास परमाणु है, एक परमाणु छोड़ेंगे तो कितने लोगों की निर्मम हत्या हो सकती है। और युद्ध कोई वो नहीं है कि युद्ध से हम जो है एक बार युद्ध कर लिया तो हम फिर आबाद हो जाएंगे। युद्ध हमेशा बर्बाद करते हैं, जाने जाती हैं, माँओं की गोद उजड़ती है, वीरांगनाओं के जो है सिंदूर उजड़ते हैं, बहनों के भाई चले जाते हैं, ये घर के चिराग चले जाते हैं। तो ये जो युद्ध है ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। उन्होंने मानवता को उन्नति की तरफ बढ़ाने के लिए उन्होंने ये फैसले लिए कि यार नहीं, दोस्ती से रहेंगे,
आप भी फले फूलो, हम भी, क्योंकि जब पड़ोसी अच्छा होता है ना तो तरक्की दोनों की होती है। जब पड़ोस में अगर चोर रहता है ना तो खुद में भी डर सताता खुद में है। डर सताता रहता है, पता नहीं क्या कर देगा वो। तो इसलिए वो दोस्ती का उन्होंने बड़ा अच्छे कदम उठाए थे। पाकिस्तान उस बात को समझ नहीं पाया। नहीं, सर जब वो चौकियां छोड़कर भाग रहे थे पाकिस्तान के जो सैनिक थे, जवान थे, उसके बाद भारतीय जवानों को एलओसी पार ना करने की हिदायत दी गई, आदेश दिया गया। क्यों दिया गया, और अगर वो आदेश ना दिया जाता तब पाकिस्तान का क्या होता? देखिए ये एक ऐसा युद्ध था कि जिसमें बहुत सारी बाउंडेशन थी। हमारी आर्टिलरी का गोला भी एलसी पार नहीं जा सकता है, ठीक है। हम जवान भी एलसी के पार नहीं जाएंगे। हमें जो हमारी ज़मीन में घुसा है उसको हम उसी ज़मीन में गाड़ेंगे। हम बाहर युद्ध थोपने नहीं जाएंगे। युद्ध में तो सब जायज़ होता है ना। हाँ होता है, लेकिन हमें तरक्की करनी थी, अपने राष्ट्र को उन्नति की प्रगति की राह पर लेकर के जाना था। एक दिन का युद्ध 10 साल पीछे ले जाता है देश को। तो देश को पीछे नहीं ले जाना, देश को आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए यही है कि अगर हम एलओसी क्रॉस करते हैं पूरा वॉर छिड़ जाएगा, और वॉर एक फ्रंट पे नहीं होगा, 2-2 फ्रंटों पे लड़ा जाएगा। पश्चिम से भी खुलेगा और इधर से भी खुलेगा। पूरी फौज का डिप्लॉयमेंट होगा, पूरी फौज युद्ध लड़ेगी, तो पूरा हिंदुस्तान युद्ध लड़ेगा। पूरे देश को फिर उस युद्ध में क्यों धकेलना? क्या उन्नति की इस मशीन को रोक देना ही हमारा उचित था? हमारा ये उस समय दायित्व था कि जितना हम सीमित पावर से, सीमित संसाधनों से वो जो आए हैं उनको नष्ट नाबूद करें और अपने देश को उन्नति की प्रगति की राह पर आगे बढ़ाएं। तो इसलिए वो एलसी पार नहीं कराएंगे, नहीं तो वॉर शुरू हो जाता। सर मैंने अपने खुफिया विभाग के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें ये बताया गया कि 5 मई 3 मई को हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। 5 मई को मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा मतलब हवाई जो सर्वे किया जाता है वो किया गया, लेकिन उन्हें नहीं पता चला कि यहाँ कोई घुसपैठ है। वाकई में ऐसा था? हाँ, शुरुआत में क्योंकि वो बड़े छुप करके रह रहे थे और उस समय तक बर्फ़ भी काफ़ी थी, ठीक है। आप बर्फ़ में नीचे तो उतर नहीं पाएंगे। हेप्टर से अगर आप हम सर्वे वो कर रहे हैं, एयर रेकी कर रहे हैं, तो ऊपर से काफ़ी हाइट से देखा जाता है, तो नीचे जब कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देगा तो आप कैसे कह सकते हो? अभी फिजिकली चढ़ करके तो हम नहीं पहुँचे उस टाइम तक। उस टाइम तक फिजिकल चढ़ करके नहीं पहुँचे, अभी तो हवाई सर्वे चल रहे हैं। हमारी जो इनपुट हैं, जो हमारी खुफिया एजेंसी हैं, उनकी रिपोर्टों के आधार के ऊपर हमें कुछ चीज़ें पता चल रही हैं। बट कन्फर्मेशन कब होगी? जब हम फिजिकल वहाँ तक पहुँचेंगे। और फिजिकल हम पहुँचे हैं 16-17 मई के आसपास, तब पता चला है। सर वायुसेना की पहले एंट्री हो सकती थी इस युद्ध में? नहीं हो तो कैसे हो सकती थी? आप ऐसे ही थोड़ी हवाई जहाज़ों को जो है या वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इलाका तो हमारा ही था नहीं ना? इलाका हमारा है। अब जो आप कैसे करते हैं, या जो मेरे अंडर है, जो मैं उसको कर सकता हूँ, तो बड़ी चीज़ को क्यों बुलाना? जब शुरुआत में ये था कि यहाँ पे टेररिस्ट हैं, टेररिस्टों के बरखिलाफ भारतीय थल सेना 1990 से युद्ध लड़ रही है, तो यह भारतीय थल सेना काफ़ी है। लेकिन शुरुआत में हमें धोखा वही रहा कि इन्फॉर्मेशन गलत रही। अगर ये इन्फॉर्मेशन हो जाती शुरुआत में कि यहाँ पर भाई टेररिस्ट नहीं, रेगुलर आर्मी है, तो हम एयरफोर्स को पहले से ही वहाँ इंडक्ट करके और उनकी कमर को तोड़ सकते थे। तो कारण तो यही रहा ना। तो जब तो ये था कि यार भारतीय थल सेना के जो है उसी में है, काबू में है, अब ये हो जाएगा। लेकिन जब बाद में स्थितियाँ बदली तब जा कर के एयरफोर्स को इन्वॉल्व किया गया। दिल्ली को सर लेट इस चीज़ का आभास हुआ कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, जितना वो सोच रहे हैं उतनी छोटी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं आपको बता ना 28 मई को जो है ये दिल्ली को पता चला कि 25 दिन बाद, क्योंकि जो है उस दिन उन्होंने हमारा हेलीकॉप्टर गिरा दिया था। उस दिन हमारा विक 21 गिरा दिया था। तब हमें लगा कि नहीं, यहाँ
तब दिल्ली को पता चला यहाँ आर्मी है उनकी। अच्छा सर, मेजर कालिया की बात हुई, एक सवाल बीच में रह गया। जब मेजर साहब कालिया की हत्या कर दी गई बड़ी निर्मम तरीके से, उसके बाद भारतीय जवानों ने भी एक पाकिस्तानी जवान का सर काट कर पेड़ पर लटकाया था। देखिए उसमें जवानों का युद्ध मनोबल बढ़ाने के लिए युद्ध में जो ना सब कुछ होता है। हम्म ठीक है, तुम क्या सोचो कि भाई कि हम वो महात्मा गांधी हैं कि एक थप्पड़ तुम मारोगे तो दूसरा गाल भी हम कर देंगे। हम्म एक गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए, एक थप्पड़ मारोगे तो गर्दन अलग हो जाएगी। उन्होंने हमारे जवानों की निर्मम हत्या करी है तो हम उनको ऐसे छोड़ देते क्या? अपने जवानों के मनोबल को बढ़ाना होता है तो उनकी भी गर्दनें काटी हैं। बहुत सही किया सर। अच्छा सर, ये बताइए, अभी जो जिक्र हुआ आपने बताया कि गर्मियों में सेना ऊपर चली जाती है, सर्दियों में सेना नीचे आ जाती है, दोनों पोस्ट पर। ये घटना है मई की। मई में तो आमतौर पर गर्मी हो जाती है। अगर ये जानकारी नहीं मिलती तो हमारी सेना कब जाती? नहीं, ये अप्रैल और मई का जो फर्स्ट वीक होता है, अप्रैल का मिड और इसका, तो ये विंटर का समय इस समय शुरू होता है। ठीक है, तो तभी फौज हमारी जाने लगती है अप्रैल और मई में। हाँ, अप्रैल में ही चलने शुरू होती है। तो उस समय ही जब हमारे चलने की तैयारियां हो रही थी, अब भाई अपने पोस्टों पे जाना, उसी समय हमारे जो बकरवाल थे, ठीक है, उन्होंने आकर के इन्फॉर्मेशन दिया, बोले सर अभी तक आप यहाँ हैं तो ऊपर कौन है? बोला ऊपर क्या बकवास है? बोले ऊपर तो फौज बैठी है। फौज बैठी है तो अभी आप बताओ कि आप यहाँ पे रोज काम कर रहे हो, यहाँ पे आकर के आपको पता है कि यार ये चीज़ है, कोई तीसरी चीज़ आ जाए, यकीन होगा? नहीं होगा ना। तो फौज को ये है यार ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी कन्फर्मेशन करने के लिए सौरभ कालिया जी गए और उनके इस तरह से ये हुआ। सर, आप लोगों के पास कोई सटीक सूचना नहीं थी, अच्छे उपकरण नहीं थे, स्लीपिंग बैग्स तक भी नहीं थे और बर्फ में चलने लायक जूते भी नहीं थे। तैयारी भी तो बहुत दूर की बात है, वो तो आपको समय मिला ही नहीं। हाँ देखिए, आपके पास जो संसाधन है, इक्विपमेंट, सर -60 डिग्री बहुत हो जाता है ना। तो वो तो सर्दी का, उस समय भी -20 था रात का टेम्परेचर। जब बर्फ पड़ती है ना, बर्फ पड़ती रहेगी, बर्फ पड़ने के बाद सुन्न होता है ना। पाला जिसे बोलते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो पाला बोलते हैं, वहाँ पाला नहीं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो उस समय जब चलते रहोगे ना आप, कितना ही माइनस हो, आपको सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन जब रुकोगे तो अकड़ जाओगे 2 मिनट में। तो वहाँ अब जूते जो हमारे पास थे, नॉर्मल आर्मी वाले, नॉर्मल जो है, किसी के पास सुनो वाले भी थे, सुनो वाले जूते थे कुछ, लेकिन हाँ ये स्पेशल देखो, जहाँ इस तरह का इलाका होता है, हाई एल्टीट्यूड इलाका, जहाँ अत्यधिक सर्दियाँ और ये चीज़ें होती हैं, वहाँ के लिए स्पेशल क्लोथिंग होता है। तो स्पेशल क्लोथिंग एक साथ कि हम फौज यही तो है, हिंदुस्तान की आर्मी यही है कि जो उसको जिस समय जो मिल गया, वो ये नहीं कहते नेताओं की तरह नहीं जी अभी नहीं, ये नहीं, ये चाहिए हमें, या दूसरे महकमों की तरह नहीं, जब तक ये हमें नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। हमें तो जो मिला है उसी को लेकर के पहले हमारा काम है देश की सुरक्षा को करना। तो फौज उसी नॉर्मल इक्विपमेंट, नॉर्मल उसमें जाकर के लड़ी और अपने काम को अंजाम दिया था। सर, एक आतंकी जिंदा भी पकड़ा गया था, इनायत अली। उसने क्या कुछ बताया, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन उससे मिली? और साथ ही भी बताइएगा कि दिल्ली को या फिर जो हमारे आप लोगों के जो सुपीरियर रहे होंगे, उन लोगों ने इतनी जल्दीबाजी में आपको क्यों भेजा? अगर एक बार पता चल गया था कि ठीक है ऊपर आतंकवादी हैं, तो थोड़ी तैयारी के साथ भेजा जा सकता था। हड़बड़ाहट किस चीज़ की थी? ये सवाल मैंने कहीं बहुत खोजा लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल पाया इस बात। देखिए, जाना हड़बड़ाहट नहीं थी। अब उसमें जो हमारी लोकल जो इंटेलिजेंस होता है उससे, और सबसे बड़ी चीज़ चुनौती ये थी हड़बड़ाहट की, जल्दीबाजी की ये थी
क्योंकि उनकी आर्टलरी लगातार फायर कर रही थी। ठीक है, उनकी आर्टलरी फायर कर रही थी कि जो हमारा नेशनल हाईवे श्रीनगर टू ले इसके ऊपर कर रही थी। तो जो हमारा लॉजिस्टिक है ले की तरफ जाता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। तो उस लॉजिस्टिक को आगे पहुंचाना है और आगे पहुंचाने के लिए भाई वो रोड खोलना है। रोड कब खुलेगा जब ये पोस्ट कब्जे में हो जाएंगे, और पोस्टों को कब्जा तभी होगा जब हम वहाँ पे जा कर के लड़ेंगे उनसे। तो जल्दी से जल्दी हमें अपने लॉजिस्टिक उसको खोलना था, तो इसलिए जल्दी जल्दी वहाँ पे अटैक हो रहे थे। और सबसे पहले हमने तोलोलिंग किया, फिर टाइगर हिल किया। दूसरी बटालियन थी, उन्होंने जो है अलग अलग सबको ऑब्जेक्टिव मिले हुए थे, सबको अलग अलग जगह थी, ताकि वहाँ से हमारा स्मूथली हमारा जो मूवमेंट है वो चलता रहे, बनता रहे। पाकिस्तानी सेना के जवानों को जिंदा पकड़ने का दबाव आप लोगों के ऊपर कितना था सर? नहीं, ऐसा किसी तो को भी नहीं था कि जिंदा पकड़ना है, नहीं, किसी को तो पकड़ना है। नहीं। जब आपने वहां कब्जा किया टाइगर हिल पर, तो पाकिस्तानी सेना के कुछ सामान भी मिले आपको? बहुत सामान मिला, डायरिया वगैरह, डायरियाँ थी उनका। क्या क्या उसमें लिखा था? नहीं, ये नहीं पढ़ा, मैं तो हॉस्पिटल आ गया था। ठीक है, तोलोलिंग पे भी जो है उनका आई कार्ड थे, उनके पे बुक थी, उनकी मेडिकल जो स्लिप दिखाते ना उसमें हमारे रूम में वो था, उनके खाने पीने का सामान था। ठीक है, स्लीपिंग बैग थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी वहाँ उनके अलग से बंकर्स थे, उन्होंने शेल्टर जो बनाए हुए थे वो थे। तो बहुत सारा सामान था। अच्छा सर, ये भी मैंने देखा कि जब वहाँ पोस्टों पर आप लोग गए तो लगभग इतना वहाँ खाने पीने का भी सामान था कि 1 महीना और रुक सकते थे वो लोग वहाँ। हाँ बिल्कुल रुक सकते थे, 1 महीने लड़ भी सकते थे, इतना अम्युनिशन भी था उनके पास। सर, सबसे पहले तोलोलिंग जो है वो उस पर कामयाबी हासिल की, उसके बाद टाइगर हिल गए। उसके बाद टाइगर हिल गए। तो तोलोलिंग पर ज्यादा शायद मुझे लगता है कि नुकसान हुआ होगा। हाँ, तोलोलिंग हमारे पे जवानों का। हाँ, हमारे जवानों का तोलोलिंग पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि तोलोलिंग वो पहाड़ है जो नेशनल हाईवे श्रीनगर ले उससे बिल्कुल सटा हुआ पहाड़ है। अगर आप देखेंगे कि जो कारगिल वॉर मेमोरियल है उसी की तलहटी में बना हुआ है, और वो तलहटी से ही साथ रोड जा रहा है। तो उस पहाड़ी पर उन्होंने कब्जा करने का ये था कि इससे यहाँ से रोड को काटते रहो, वहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। तो शुरुआत में टेररिस्टों के चक्कर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हमें उठानी अगर हमें पता चल जाता कि वहाँ एक फोर्स है तो शायद हमारी तैयारी अलग होती। हमारी तैयारी अलग होती, हमारे वहाँ पर आर्टलरी डिप्लॉयड पहले से हो जाती। तो पहले आर्टलरी के गोलों से उनको बर्बाद कर दिया जाता, फिर इन्फेंट्री को ऊपर जा करके कब्जा करना होता। बोफोर्स के बारे में सर मैंने सुना कि बहुत मदद की बोफोर्स ने। बहुत मदद किया, बहुत सटीक निशाना था। हाँ। अच्छा सर, उन्होंने बंकर इस तरीके से बनाए हुए थे कि तोप के गोले अगर जाकर गिरते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता था, ये बात सही है? सर देखिए, इतना बड़ा पत्थर है जितना आपका ये ऑफिस है, ठीक है, इतने बड़े पत्थर पे बम पड़ेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसके नीचे बंकर उसके नीचे बंकर बनाए रखे, इस तरह से सेटिंग किया उन्होंने। कुछ हमारे ही तो बंकर थे, हमारे कुछ बंकर हाँ, पे हाँ। उन्होंने कब्जा किया। हमारे जो खाने पीने के सामान थे उन्हें भी उन्होंने इस्तेमाल किया। एक नाम पढ़ा सर मैंने, बर्बाद बंकर। वो बर्बाद बंकर नाम क्यों पड़ा? बर्बाद बंकर नाम इसलिए दे दिया था कि शुरुआत में जो है वहाँ पर जो पहले बर्बाद किया था उसको पहले बर्बाद किया था तो वो पूरा तहस नहस हो चुका था, पूरा तहस नहस। जब तहस नहस हो गया तो एक जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं, लैंडमार्क नहीं होते, वहाँ क्या है, नेविगेशन के लिए हम स्वयं के लैंडमार्क चुनते हैं, ठीक है, ताकि डायरेक्शन पता चल सके, सही बनी रहे। तो इस तरह से जो है उसका नाम बर्बाद बंकर। मतलब आप लोगों ने रखा वो उसी वक्त में या पहले से ही था? नहीं, पहले से ही था। तो जो पहले फौज रहती थी वो करती रहती। अच्छा सर, बर्फ जल्दी पिघल गया, जो जिला जो दर्रा था वो जून के बजाय मई में खोल दिया गया। ये पाकिस्तान सेना को इसने बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया। और ये जो जिला दर्रा है क्या, वो भी बताइएगा।
जोजिला दर्रा ये जो हमारा पहाड़ है एक, ये चुंबकीय पहाड़ है। चुंबकीय पहाड़। जब चुंबकीय पहाड़ की आप अभी जाओगे ना आप, उसमें चुंबक बहुत है। हम्म ठीक है, गाड़ी को ऐसे खड़ा कर देना न्यूट्रल करके, हम्म उस पहाड़ की तरफ अपने आप खींचती हुई चली जाएगी। हम्म उसमें से हवाई जहाज या वो जो उसके फ्लाइट ऊपर से नहीं उड़ते। नहीं उड़ते नो साइड से। फ्लाई जोन। तो वो उसके चढ़ने के लिए कैप्टन मोड होता है। हम्म आप कभी जाओगे तो जाओगे सोनामार्ग, सोनामार्ग से ऊपर ऐसे चढ़ाई है, उसको कैप्टन मोड बोलते हैं। तो वो इतनी कठिन चढ़ाई है कि वहाँ से सर्दियों के समय में इतनी बर्फ़ पड़ जाती है, तो अपनी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए उस रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। जब वो अपनी ही सुरक्षा के लिए। हाँ, अपनी गाड़ियाँ यार गिरेंगी तो नीचे जाएंगी सीधे ही, हम्म कोई इंसिडेंट ना हो। लेकिन जब ये घटनाएं ऊपर घटने लगी तो मूवमेंट तो जाना है, फौज तो जानी है, रास्ता एक ही है, कैसे जाएगी फौज? तो इसलिए उसको जो हमारी ये BRO है, हम्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, हम्म है ना, इनसे हलवा के फिर वहाँ पे जो उस बर्फ़ को दर्रा को हटाया गया और उस रोड को खोला गया, ताकि हमारी मोबिलाइजेशन बन सके, मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँच सके हम, और हमारी फ़ौज का ज़्यादा बड़ी तादाद में वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो सके। तो उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि उनको ये था कि मई जून के आसपास जो है जून में खोलेंगे। ये खोलेंगे, तब तक ये फ़ौज है इसको हम कर लेंगे। लेकिन ये थोड़ी पता था कि ये इंडियन आर्मी है, साला ये तो हवाई जहाज से भी उड़ करके आ जाएंगे। इनायत अली जो पकड़ा गया सर, उससे कुछ मदद मिली? उनसे हाँ, भाई जो हायर कमांडर्स ने जो उनसे जो पूछा है, तो उससे यही पता चला कि यहाँ पे कितना कितना डिप्लॉयमेंट है। तो क्योंकि आप अगर आपको डिप्लॉयमेंट का पता चल जाता है, स्ट्रेंथ का पता चल जाता है, तो फिर आपको अटैक करने की जो प्लानिंग होती है उसमें बड़ी सहूलियत मिल जाती है। सर 16 जुलाई को जब युद्ध खत्म हुआ, 26 जुलाई को, उसके 11 दिन बाद भी पाकिस्तानी वायुसेना ने हमला किया था। वो उसके बाद भारतीय सेना को फिर नीचे आना पड़ा। फिर हमने कैसी तैयारियां वहाँ की? क्योंकि देखिए एक जब व्यक्ति निराश हो जाता है ना, जो बहुत बौखलाहट में आ जाता बौखलाहट में आ जाता है, उसकी वो बौखलाहट थी और उसने बौखलाहट का वो परिचय दिया। फिर हमारी उस दिन से जब से कब्जा हुआ है तब से लेकर के आज तक अब हमारी फ़ौज के वहाँ पर हर जगह परमानेंट बंकर्स हैं और वहीं पर उनका ऊपर रहने का सब कुछ। अब फ़ौज नीचे नहीं आती है, 12 महीने वहीं रहती है। 12 महीने में रहती वही फौज या बदलती रहते हैं? है। नहीं नहीं, वो तो पोस्टिंग होती है ना, हर 3 साल की एक पोस्टिंग होती है, एक 3 बटालियन। साल वहीं रहते हैं एक हाँ। एक बटालियन। हाँ, तो रहना पड़ता है। वो तो नीचे आते होंगे सर, बड़ी मुश्किल होती होंगी उनमें तो वो बदली होते रहते हैं ना भाई, बदली होते रहते हैं। अब ऊपर वो सर्दियों में -60 डिग्री, नीचे आएंगे तो यहाँ गर्मी माइनस, यहाँ 40 डिग्री 45 डिग्री। तो क्या करेंगे? ये भी तो कह रहे हैं, जो रेगुलर फौज होती है ना, रेगुलर फौज, इंडियन आर्मी कोई बाई फोर्स नहीं है। इसमें जो जवान है बाई फोर्स नहीं है, ये वॉलेंट्री फौज है, अपने आप स्वेच्छा से फौज को ज्वाइन करने वाले। और ये एक्सपीरियंस वाली फौज है। हम क्या सोचते हैं, फौज युद्ध लड़े हैं हमने, युद्ध लड़े हैं, इस धरती पर महाभारत हुई है, इस धरती पर रामायण जैसे जो है वो हुई है, और कितने मुगलों के साथ में युद्ध लड़ा, अंग्रेजों के साथ में। तो इसकी मिट्टी के कण कण के अंदर वो शौर्य, वो वीरता है, और तो इनके पास अनुभव है। वो एक्सपीरियंस ही तो हमारी इंडियन आर्मी को सबसे मूल्यवान बनाता है, और यही मूल्य उसकी साहस और ताकत देते हैं। सर एक बहुत ज़रूरी सवाल, कारगिल युद्ध हमने जीता, कारगिल युद्ध में हमें विजय मिली या फिर सैनिकों को फायदा मिला? सैनिकों को फायदा कैसे मिला? उस युद्ध के बाद जो आपने ही बताया कि 12 महीने वहाँ डिप्लॉयमेंट रहने लगी, हाँ, सैनिकों को अच्छे उपकरण, नाइट विजन के जो उपकरण थे या फिर अच्छे हथियार दिए जाने लगे, वो सारी सुविधाएं वहाँ मिली अब उस क्षेत्र में। देखिए ऐसा होता है, सियाचिन हुआ, या फिर आपका ये हुआ टाइगर हिल वाला एरिया हुआ। हाँ, तो उस समय युद्ध होने के बाद सेना का जो है बजट बढ़ा, क्योंकि
हम दूसरे तरह से दूसरे सेक्टरों के अंदर बजट दे रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा कम। लेकिन अब ये देश ने ज़रूरत महसूस की, इस गवर्नमेंट ने ज़रूरत महसूस की कि देश का डेवलपमेंट तभी संभव है जब हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, और सीमाओं के प्रहरियों को अगर हम सही से इक्विपमेंट नहीं देंगे, सही से हम वहाँ पर तकनीकी नहीं मिलेगी, तो वो सीमाओं में सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। तो फिर उसके हिसाब से युद्ध के बाद हमने, गवर्नमेंट ने भी उधर की तरफ ध्यान दिया, और जो है क्लोथिंग है, आपका इक्विपमेंट है, वेपन्स हैं, नई टेक्नोलॉजी के हर तरह के इक्विपमेंट हैं, वो वहाँ पर डिप्लॉयड किए। और सच में ये विजय जो हुई है, ये विजय, ये पूरे देश की विजय हुई थी, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की विजय हुई थी, और ये सैनिकों के जोश, जुनून और साहस की विजय थी। युद्ध हथियारों से नहीं, जिगर से लड़े जाते हैं। जज्बे से आप लोगों ने जीती। अच्छा, वो जो ट्रक ड्राइवर्स थे आने जाने वाले, उन लोगों ने भी आपकी बहुत मदद की? जो आसपास के गांव वाले थे, उन्होंने किस तरीके से मदद की आप लोगों की? नहीं, मतलब बिना अपने प्राणों की चिंता किए हुए? यही तो भारत है। अब सेना का तो काम है लड़ना, सेना तो लड़ने के लिए जा रही है। यही तो वो भारत, अपने काम पर वो भी आप लोगों की मदद कर रहे थे। यही तो भारत है। क्योंकि जब हमारे अंदर, हम चाहे अलग अलग धर्म, क्षेत्र, वर्ण के हैं, अखंडता में एकता, एकता में अखंडता, है ना, यही देखने को हमारे देश में मिलती है। इसीलिए भारत पूरे विश्व का एक अनोखा देश है कि जब इस देश की तरफ कोई उंगली उठाता है, पूरा देश एक सूत्र में बंध जाता है। फिर वो ये नहीं देखता कि मैंने वर्दी पहनी है कि नहीं पहनी है, उसको जो काम मिला, जितना जैसा उसका दायित्व है, ट्रकों ने जो है वहाँ पे अम्निशंस पहुँचाया, राशंस पहुँचाए, क्लोथिंग पहुँचाए, इक्विपमेंट पहुँचाए। जो वहाँ के सिविलियंस थे, उन्होंने डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व हुए, उन्होंने जो ऊपर जो जवान लड़ रहे हैं, उनको राशंस, अम्निशंस, वेपन्स उनको वहाँ पर पहुँचाते थे। क्योंकि वहाँ लोकल लोग थे, उनको पहाड़ों पे चढ़ने की एक ट्रिक होती है ना, वो जल्दी जल्दी फेरे डाल सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया। सर, मुझे नहीं पता कितना गलत है कितना सही है, विक्रम बत्रा की डायरी के ऊपर एक किताब लिखी गई, उससे मैंने ये सवाल उठाया है। अब आप वहाँ मौजूद रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब जो क्षेत्र है, सियाचिन का क्षेत्र है हुआ, या फिर ये आपका ये कारगिल वाला क्षेत्र हुआ, इन्हें अब वित्तीय आधार पर मापा जाता था या मापा जाता है। उस वक्त सियाचिन में लगभग 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च आता है, और कारगिल सेक्टर में लगभग 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च आता है। क्या वो इस लायक हो गए हैं? खर्च होता है, हाँ, मतलब आर्मी का डिप्लॉयमेंट, उनका खाना पीना, रहना, साजो सामान। नहीं, हम देखिए इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। हम जो है इसको खर्च की दृष्टि से देख रहे हैं। यह 10 करोड़ या 15 करोड़ या 4 करोड़ के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो ये गलत नज़रिया है। ये भी देखिए कि ये इन सेक्टरों में जो डिप्लॉयड हमारे भारतीय सैनिक हैं, जिनकी बदौलत हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सुरक्षित हैं, तो देश 5 लाख करोड़ रुपए कमाता है। वो इसलिए कमा पा रहे हैं ना, क्योंकि हम वहाँ पर सैनिकों को बेहतर सुविधा और साजो सामान से लैस कर रहे हैं। वहाँ से हमारे सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं। तो ये खर्चा देखने वाली बात नहीं होती है। ये हमारे देश के बेटे हैं। वो हम अपने बच्चों को कितनी सुविधाएं देते हैं, जितनी दे सकते हैं, जितनी दे सकते हैं। तो क्या आपने अपने बच्चों का जो है जो सुविधाएं देते हैं उसका बजट आंकते हैं? नहीं ना। तो वो देश के बच्चे हैं ना, तो देश के बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं, तो वहाँ बजट की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए भाई। चलिए सर, एक राजनीतिक सवाल। हाँ जी। 99 में आपने देखा अटल बिहारी जी, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जी देखे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखे। बेहतर तो नहीं पूछूंगा कौन बेहतर रहा, ये तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। आदेश, मतलब आप लोगों के लिए बेहतर कार्यकाल कौन सा रहा?
बेहतर कार्यकाल। मतलब मुझे घटना याद आती है जब यूपीए 2 के शासन में शायद कि हमारे 2 जवानों के सर काटकर पाकिस्तानी आर्मी ले गई, और उसके बावजूद हमारे ऊपर, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, हमारे ऊपर ऐसा गुजरा था कि मतलब गुस्से से भरे हुए थे, आप लोगों के ऊपर तो पता नहीं क्या गुजरा होगा, और हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई बदला नहीं लिया, हमने 26/11 का बदला नहीं लिया, हम अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाया करते थे। ऐसा एक्चुअल में जो ना हम जो इस टीवी में दिखता है ना, और जो हम सुनते हैं, जो कोई लोग बताते हैं, हम उन्हीं के ऊपर विश्वास करके अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। जो आपने अभी कहा कि जो है हमारे जो हेमराज और उसके जो है सर काटे थे और हमने कुछ नहीं किया, बहुत गलत बात है। ठीक है, क्योंकि आज ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सोशल मीडिया का ज़माना है। ठीक है, तो आज हम हर चीज़ को जो है वायरल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फौज 1947 से इंडियन आर्मी बनी है और आज 2025। वैसे हम इसका आकलन 1947 से न करें, इसको महाभारत काल से हमारे ये सैनिक हैं। ठीक है, ये 5000 साल पुरानी हमारी सेना है, आज की सेना नहीं है। और इंडियन आर्मी जो भारतीय सेना थी वो अपना बदला ना ले, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हमने प्रत्यक्ष देखा है इस चीज़ को। ठीक है, वो अगर एक गर्दन काटते हैं ना तो हम 10 गर्दन काट कर लेके आते हैं, लेकिन इसका हल्ला नहीं होता, इसका प्रचार नहीं होता। बस यही है, मतलब बदला हमने लिया। अच्छा सर, फ्री हैंड्स 14 से पहले थे या 14 के बाद? फ्री हैंड्स 1947 से। मतलब आर्मी के हाथ नहीं बंधे होते हैं? कभी नहीं बंधे। हाथ बंधे होते ना तो 1971 में तो सुनते हैं कि भाई दिल्ली से आदेश लेना पड़ता है सर। ये देखिए, जो दिल्ली जब कहेगी तब आप कुछ करेंगे। ये पुलिस नहीं है, ये सेना है। ये वहाँ का जो लोकल कमांडर है उसके पास फुल पावर है। ठीक है, कोई आदेश लेने की जरूरत नहीं है। जो अनुचित है फौज वो कार्रवाई करती है और कर रही है और करती रहेगी। सर, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, अभी एक दिन पहले सुधांशु त्रिवेदी सदन में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा कि 2014 के बाद देश में क्या बदला है। हमारे गृह मंत्री पहले राजनाथ सिंह जी थे, अब अगर पाकिस्तान की तरफ से एक गोली आती है तो हमारे बिना ऑर्डर के 20 गोली चलाने के आदेश है। ये सवाल मैंने इसी। देखिए, ऐसा है कि वो राजनीति है, और राजनीति का मतलब जब इसका संधि विच्छेद करते हैं, राज करने की नीति यानी नियम। अब जनता के सामने किस तरह से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं ताकि हमारा राज बना रहे। ठीक है, सेना राजनीति से बहुत दूर है। ठीक है, तो इसलिए उनके बोलने से, कहने से सेना पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सैनिक को फर्क पड़ता है अपने उस जो साथ में चल रहा है उसके कमांडर से और अपने उस साथी से, क्योंकि कोई राजनेता नहीं जाएगा उसकी राइफल को ठीक करने के लिए, कोई नहीं जाएगा उसको सिखाने के लिए, कोई नहीं जाएगा उसको बताने के लिए, कोई नहीं जाएगा उसको उठाने के लिए। उसका साथी है ना, वो इसको सिखाता भी है, बताता भी है, घायल हो जाता है तो उसको उठा करके भी लेके आता है। मैं राजनीतिक सवाल नहीं चाह रहा था, बस एक थोड़ा सा जनता के बीच में क्यूरियोसिटी होती है कि शासन भाई कौन सा बेहतर था, इसलिए। सर, हमारे 527 जवान की कैजुअलिटी हुई, लेकिन आंकड़े जो बताते हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तानी की जो आर्मी थी उसके 2700 जवान मारे गए। ये उनके जवान ज्यादा कब मारे गए? क्योंकि शुरुआत में तो हमारी कैजुअलिटी ज्यादा नहीं, तो जब हमारी आर्टिलरी शुरू हुई ना, अच्छा, जब 28 मई के बाद 28 मई के बाद हमारी एयरफोर्स शुरू हुई। एयरफोर्स का अटैक, इधर हमारी आर्टिलरी का अटैक, तो उसके बाद ही तो फर्स्ट जो विजय हुई ना, फर्स्ट विजय 12 जून को हुई है तोलोलिंग के ऊपर, जब हमें लगा हम जीत सकते हैं। हाँ, ठीक है, जब आर्टिलरी ने फायर खोला, बफोर्स ने फायर खोला है, एयरफोर्स ने फायर खोला है, तो तब उनकी कैजुअलिटी बढ़ी है। 1300 जवान हमारे घायल हुए। मतलब पाकिस्तान कितने जवान थे सर वहाँ अंदाजा? उनकी 6-7 बटालियन थी। 6-7 बटालियन मतलब
एक बटालियन में लगभग 900 बंदे। 900 बंदे, 600 मतलब 5000 के लगभग उनके सैनिक वहाँ थे। ठीक है सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये अभी अग्निवीर जो योजना चल रही है, आप 25 साल सर्विस करके आए हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है। 1 साल आपने ट्रेनिंग किया, 2.5 साल की सर्विस के बाद आप एक युद्ध लड़ने के लिए चले गए, तो आपने बहुत कुछ अपने जीवन में सीखा है। अग्निवीर योजना सेना के लिए सही है, गलत है, वो आप बेहतर बता सकते हैं। एक जवान के पर्सपेक्टिव से, एक देश के नज़रिए से, देश को क्या चाहिए? देखिए, जबकि हमारे बगल में पाकिस्तान है और चाइना है। तो देश के नज़रिए से मैं बताता हूँ कि आज मैं एक नागरिक हूँ, एक सेना का सैनिक रहा हूँ। तो देश उन्नति और तरक्की तब करता है जब सीमाएं सुरक्षित हों, और सीमाओं को सुरक्षित करने वाला अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए, जोश जुनून से भरा होना चाहिए। तो और एक सैनिक के नज़रिए से ये बताता हूँ, क्योंकि एक किसी चीज़ को बनाने के लिए लगभग 10 वर्ष लगते हैं, एक सैनिक को तैयार करने में। हाँ, जब वो तैयार हो पाता है, हर चीज़ का नॉलेज हो पाता है उसको। 2-3 फील्ड और पीस की जो है वो पोस्टिंग काट चुका होता है। 2 फील्ड काटेगा तो 1 पीस काटेगा, तो उसको दोनों तरफ से अनुभव, क्योंकि हमारा देश भौगोलिक स्थिति पे कहीं रेगिस्तान है तो कहीं प्लेन है, कहीं नदी नाले हैं, कहीं पहाड़ है तो कहीं ग्लेशियर है। हर टेरेन में 10 साल के अंदर उसके पास ये अनुभव बनता है कि मुझे अपनी प्लाटून, अपने सेक्शंस, अपने बड्डी, अपने वेपन्स पर उसको भरोसा कायम होता है। भरोसे पे युद्ध लड़ा जाता है। जब आगे वाला चलता है ना साथी उसका, तो पिछले वाले को ये भरोसा होता है कि सीने पे मेरे गोली नहीं आएगी, इसके पे आएगी। और आगे वाले को ये भरोसा होता है मेरी पीठ पे गोली नहीं आ सकती है, मेरा साथी जो पीछे चल रहा है मेरी पीठ पे गोली नहीं लगने देगा। और ये एक दिन में भरोसा कायम नहीं होता, 3.5 साल में भरोसा कायम नहीं होता। ये भरोसा तब होता है जब उसमें आत्मीयता आती है, अपनापन आता है। एक होता फौज में नाम, नमक और निशान। ये मेरा नाम, मेरा ये शरीर है ना, ये मेरा फौज है। और जो मेरी आत्मा है ना, वो मेरी 18 ग्रेनेडियर्स है। 18 ग्रेनेडियर्स से मेरी आत्मा, सोल का कनेक्शन है। और जिसके साथ सोल का कनेक्शन हो गया ना, वो उसकी इज्जत, मान, मर्यादा के लिए अपने आप को कुर्बान कर देगा। और जहां आपका लगाव नहीं होगा ना, आप उसके लिए मरेंगे नहीं। आपके घर में आग लगती है तो आप कूद जाएंगे अपने घर की आग को बुझाने के लिए, लेकिन पड़ोसी के घर में आग लग रही है तो कूदेंगे क्या? नहीं सर, नहीं कूदेंगे। तो ये है कहानी अग्निवीर का। हमें अपनी फौज को स्ट्रांग करना है। हमें फौज में अनुभव चाहिए, फौज में जोश जुनून चाहिए। वो जोश जुनून और अनुभवी व्यक्ति हैं जो इस राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। हमने देखा ना इसमें गलवान में, गलवान एक ताजा उदाहरण है कि चाइना के क्या थे, कंपल्सरी वाले, है ना, हमारे क्या थे, वॉलंटरी और अनुभवी थे, रेगुलर वाले। हाँ, राइफल नहीं थी हमारे, उन्होंने 20 मारे ना, हमने उनके 250 से ज़्यादा मार दिए। क्यों मार पाए हम? क्योंकि अनुभवी थे। अनुभव चाहिए। अच्छा सर, सरकार जब भी कोई नीति तैयार करती है तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से जरूर बात करती ही है कोई भी नीति बनाने से पहले। आप हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, परमवीर चक्र विजेता हैं, तो आप जैसे लोगों से या फिर आपसे अगर सीधा हूँ तो आपसे भी कुछ सुझाव या जानकारी मांगी गई सरकार के द्वारा, या कुछ बताया गया? नहीं, सुझाव और जानकारी नहीं मांगी गई। और हाँ,
मुझे ज़रूर जो है इंडिकेशन दिए गए इसको डिक्लेरेशन करने से पहले, ठीक है। और मैंने ये 3 सुझाव दिए थे उनको कि सर, अग्निवीर के अगर कोई सैनिक शहीद होता है तो उसको रेगुलर एक सैनिक की पेंशन उसके माता पिता को मिलनी चाहिए। दूसरा सुझाव मैंने दिया था, क्योंकि हम इन बच्चों को कंप्यूटर चलाने के लिए ऑफिस में बैठाने के लिए नहीं बुला रहे हैं, इनको बैटल फील्ड में भेजने के लिए बुला रहे हैं। अब उसका हाथ भी कटेगा, उसका पैर भी कटेगा, उसकी आंख भी जाएगी, तो उसको आफ्टर जो 4 साल उसको बैटल कैजुअलिटी की तरह पेंशन और एक रेगुलर सैनिक का हक दिया जाना चाहिए। तीसरा मेरा एक सवाल था, आज भी मैं उस कर रहा हूँ भारत सरकार से, कि जिस दिन ये अग्निवीर का जो बैच अभी 2026 में पहला बैच वापस आएगा, 22 में जो ज्वाइन किया जिन्होंने, हाँ, वो 26 में आएंगे। 26 में आएंगे, 4 साल पूरे हो जाएंगे। ये ट्रेंड मैन पावर है। जिस दिन ये वापस आ रही है उस दिन इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस में उसी दिन इनका ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। ये अगर होता है तो हमारे देश के युवाओं में एक नई और उमंग बढ़ेगी कि नहीं, हम 4 साल के लिए जाएंगे। सर, मैं गांव से हूँ, मैंने उस समय का दौर भी देखा है कि पूरे गांव के बच्चे सुबह और शाम रोडों पर दौड़ करके प्रैक्टिस करते थे, और मैं आज का दौर भी देख रहा हूँ 2022 के बाद का, कि आज उनकी संख्या सिर्फ गिनी चुनी रह गई है, ना के बराबर है। ना के बराबर। ये जो आप बात कह रहे हैं, हम भी अपने गांव में देखा करते थे, हाँ, लेकिन अब नहीं देखते हैं। अब वो जो जुनून नहीं रहा, वाकई में नहीं रहा। तो वो अब क्यों, वो एकदम से अपने भविष्य को देखो, आपका भविष्य अगर सिक्योर है तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। अब उनको लग रहा है 4 साल के बाद फिर वो बेरोजगार रहना है, और उनको अगर ये लग जाए कि यार जिस दिन तू आएगा उस दिन तो ना दूसरा गवर्नमेंट जो अपने सीआरपीएफ में चला जाऊंगा, बीएसएफ में चला जाऊंगा, उसमें चला जाऊंगा, ठीक है। तो और अगर ये योजना है, मैं तो एक और बोल रहा हूँ सर, अगर आपने ये योजना चालू कर रखनी है ना, तो एक और जो थोड़ा सा नियम को थोड़ा सख्त बना दो, और एक चीज कर दो ना भाई, 4 साल अग्निवीर जो करेगा वही देश की सरकारी नौकरियों को पाएगा, वही नेता बनेगा, वही आईएएस बनेगा, वही पीसीएस बनेगा, वही डॉक्टर बनेगा, वो सब कुछ वही बनेगा, इजराइल की तरह। हाँ, मना दो, ये कर लो। सिक्योरिटी की सिक्योरिटी और स्किल की स्किल, स्किल की स्किल, हर किसी के पास वो स्किल में। हाँ। अच्छा सर, आपने कहा कि खुले में नहीं ये स्किल रखनी चाहिए, अगर खुले में ये स्किल रहेगी तो नुकसान है? सर, नुकसान होने के बहुत बड़े चांसेस हैं, क्योंकि देखिए पहले जब ये इंटरनेट और ये सोशल मीडिया नहीं था, है ना, उस समय के युवा आज के युवा में देखो कितना फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। संस्कारों में फर्क आ गया है, आज हमारे पास संस्कार लैस होते चले जा रहे हैं। वो वेपन्स चलाने की उसके पास ट्रेनिंग है, जब आएगा, आज नौजवान को पैसे चाहिए, पैसे, वो इतने उसके पास इसके लिए यही है। अब लोग बोलेंगे कि बोला जी वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, अरे उसके पास अगर पढ़ने का मन ही होता तो वो 12वीं पास करके अग्निवीर क्यों जाता भाई, वो पढ़ लेता। क्योंकि हमारे गांवों की जो बच्चे हैं ना, उनका 6 क्लास में एक अपना माइंड सेट बन जाता है, 10वीं पास ही पार करना है और फौज पुलिस में जाना है, आगे मुझे पढ़ना ही नहीं है। हाँ। अब उसे पढ़ना ही नहीं है तो उसने आगे क्या करेगा वो पढ़ कर? अब उसने राइफल चलानी सीख आया, ग्रेनेड चलाने सीख आया, आ करके उसको राइफल ग्रेनेड तो मिलेगा नहीं, पढ़ेगा वो है नहीं, 12 लाख में क्या करेगा? या तो उसको जो है भाई ऐसी बिजनेस की स्किल सिखा करके वापस भेज रहे, हाँ, कि भी आकर के कोई अपना दुकान कर ले, ये कर ले, वो कर ले, जब तो जो है एक अलग बात है। तो ये तो
है ना उनके साथ थोड़ा सा, तो ये थोड़ा चेंज होना चाहिए। फौज की जो रेगुलर भर्ती है, या तो फिर आप रेगुलर भर्ती को एक कंटिन्यू रखो और इनको साइड में रखो। फिर इनसे अलग अलग काम करवाए जाएंगे। जैसे अभी जैसे फौज की जो स्ट्रेंथ है वो एक मेंटेन रहेगी, ठीक है, वो रेगुलर वाले अपने आप चलते रहेंगे। नहीं, शायद 50% को रेगुलर करने की बात 25% है अभी, उसके बाद कुछ बढ़ाई भी थी ना शायद। अभी नहीं बढ़ी, एक ही बार बढ़ी है 25%। 25% है। नहीं सर, अलग अलग डिपार्टमेंट ने भी जो है, राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकारों ने भी कुछ परसेंटेज पुलिस में रखने की मांग की है, CISF वगैरह में भी सरकार ने कुछ भेजने की मांग की है, लेकिन वो प्रॉपर वे नहीं है। देखिए वो जो अच्छा सर, इसका पूरा अग्निवीर का अगर एक निष्कर्ष मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या आप बताएंगे? देखिए, एक जो गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे गवर्नमेंट का व्यू क्या था इसके लिए। गवर्नमेंट का एक व्यू था कि जैसे एक आम नागरिक है जो कोई काम कर रहे होते हैं, मैं एक फौजी हूँ, अगर मैं जाऊँगा तो मैं सिस्टमेटिक तरीके से काम करूँगा, ठीक है, मेरे अंदर डिसिप्लिन होगा, एथिक्स होंगे कुछ, तो बोला वो एथिक्स और ये चीज़ें 4 साल में वो सीख करके आएगा, और फिर जब ये सिविल में रहेंगे तो इनमें वो वैल्यूज और वो चीज़ें बनी रहेंगी, तो इस तरह से एक सोसाइटी का डेवलपमेंट हो जाएगा। इनका वैल्यू ये था, ठीक है, और ये अच्छा भी था, मैं इसको बुरा सही है सर, है ना, बट रोजगार भी तो चाहिए, रोजगार भी तो चाहिए, सही है तो पैसा ही है। हाँ, आप जिसके भूख लगी है रोटी की, उससे आप देश सेवा की मांग करते हो, पहले क्या करेगा वो? पेट भरेगा, उसके बाद राष्ट्र सेवा करेगा वो। तो भाई इसलिए मैं बोला कि यार आज भी एक बना दो, ये गजट नोटिफिकेशन निकालो, जिस दिन ये आ रहे हैं उसी दिन इनको स्टेट पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती कर लो, उनके लिए भी बेनिफिट है और इन नौजवानों के लिए भी बेनिफिट है, राष्ट्र के लिए बेनिफिट है। हाँ सर, एक ही बार ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी सिर्फ अग्निवीर को, बस वो पैरामिलिट्री में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, ट्रेनिंग तो उन्हें करवानी नहीं पड़ेगी, ट्रेन तो वो कराएंगे, ट्रेंड हो, खर्चा भी बचेगा सर, खर्चा बढ़ेगा करवाने वाला। हाँ, और जो अग्निवीर के लिए आप बच्चे कम तैयारी कर रहे हैं, फिर से पूरा जोश आ जाएगा, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा ना। हाँ, बोले यार वहां नहीं रहे तो यहाँ तो आ जाएंगे। और एक वो भी रहेगा कि भाई 4 साल बॉर्डर पे रहना, बाकी फिर तो इधर ही आ जाएंगे, सिविल में आ जाएंगे, तो ये रहेगा ना, तो ये एक नौजवानों के अंदर भी जोश कंटिन्यू बना रहेगा। सर, ये जो आपको परमवीर चक्र मिला, थोड़ा सा आप आपके जीवन पर बात करते हैं, इसके क्या कुछ मायने हैं सर? मैंने जैसे इसमें गिन रहा था तो इसमें 13 मेडल लगे हुए हैं शायद, 12 का कुछ 12। हाँ, ये जो है ये परमवीर चक्र है, ये मिनीचर मेडल है, ओरिजिनल नहीं है ना। इसमें है 4 वज्र के निशान है। वज्र इंद्र का हथियार है। कैसे बना? दधीची की हड्डियों से बना है। इसमें शौर्य भी है, इसमें त्याग भी है, इसमें राष्ट्र की सनातन संस्कृति भी है। और बनाया किसने? एक फॉरेन महिला थी जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की वाइफ थी। जो एडजुटेंट जनरल होता है उसकी वाइफ थी, ठीक है। उसने उनको आदेश मिला था कि आप परमवीर चक्र का डिजाइन कीजिए, क्योंकि परमवीर चक्र से पहले क्या मिलता था? विक्टोरिया क्रॉस। विक्टोरिया क्रॉस, हाँ, जो ब्रिटिश वाले देते थे, विक्टोरिया क्रॉस। तो उन्होंने जो है इसको डिजाइन किया, उन्होंने ग्रंथ पढ़े, उनकी वाइफ ने इंडियन ग्रंथ पढ़े, उन्होंने देखा, एहसास किया कि यार एक ऐसा इस देश में ऋषि रहा जिसने राक्षसों का विनाश करने के लिए अपनी हड्डियों को दान दे दिया हो, और उन हड्डियों से इंद्र ने वज्र बना करके और पूरे राक्षसों का विनाश किया हो। त्याग, वीरता, शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा
को प्राप्त करने वाले ही सैनिकों को ये दिया जाता है। तो इसमें ये है। उसके बाद सर, उसके बाद ये बैटल कैजुअलिटी का है। बैटल कैजुअलिटी, ठीक है। ये इसको बोलते हैं अपना ओपी रक्षक, ऑपरेशन रक्षक, कि जहां आप इसमें इंसर्जेंसी इलाके में हैं, जो टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट हैं, तो वहाँ आप जब नौकरी करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपको वहाँ पर ये मेडल दिया जाता है। ये कारगिल स्टार है, ये ऑपरेशन विजय है, ये ओपी पराक्रम है, जो वहाँ पे 2002 में जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, जब फौज का डिप्लॉयमेंट हुआ, 1 साल के लिए रहे हम। ठीक है, आप रहे वहाँ? हाँ, मैं हुसैनी वाला बॉर्डर पंजाब में था। अच्छा। ये पराक्रम, ये आपका इंसर्जेंसी इलाके का दर्शाता है कि आप इंसर्जेंसी इलाके में रहें। ये दर्शाता है आप विदेश में कहीं रहें। विदेश में कहाँ रहे सर? हाँ, विदेश में मैं भूटान रहा हूँ। भूटान। और ये जो ऐसे ऐसे तीर का निशान, ये हाईएल्टी को दर्शाता है कि आप 9000 से ऊंचे वाली क्षेत्र में आपने सर्विस करी है। ये आपका है 75 साल देश को पूरे हुए, उसके लिए है। ये आपके 50 साल जब देश के पूरे हुए थे 97 में, उसका है। ये आपके 20 साल लॉन्ग सर्विस आपने जब सेना में की है, उसका है। और ये 9 इयर्स लॉन्ग सर्विस, 9 साल से ज्यादा। हाँ। सर आप 25 में शायद कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल हुए थे? बिल्कुल। 25 में ना सर? मैं तो हर बार होता हूँ। हर बार होते हैं? हाँ। अच्छा, जितने भी परमवीर चक्र हैं वो सब शामिल होते हैं? हाँ, आप भी उनमें होते हैं? यस। वो भी एक अलग गर्व का एहसास होता होगा? बिल्कुल, हर साल 26 जनवरी परेड पर कर्तव्य पथ पर चलना, ये तो अपने आप में गर्व तो है ही। चलिए सर, परिवार में कौन कौन है सर? परिवार में हम 3 भाई और 2 हम फौज में, अभी बड़ा भाई फौज में सर्विस कर रहा है। अच्छा, वो अभी भी हैं? अभी भी हैं। छोटा भाई गांव में है, खेती करता है वो। और मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा जॉब करता है, छोटा बेटा बीटेक कर रहा है, और छोटा बेटा शायद फौज में जाएगा, उसका इंटरेस्ट है। हाँ। पिताजी की कहानियां सुन सुनकर। हाँ। ठीक है। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं सर, तो मैं चाहूँगा अंत में आपसे कि देश के नाम, देश के युवाओं के नाम एक संदेश आपकी तरफ से आज के यूथ के लिए। हाँ, बस यूथ को मैं इतना कहूँगा कि यार, जीवन में कभी निराश मत हो, हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप अपने कर्मों को कीजिए। और राष्ट्र सर्वप्रथम है, जिसने आपको पहचान दिया है, आपको नाम दिया है, आपको जन्म दिया है, आपको शिक्षा दिया है, संस्कार दिया है, उसको हमेशा सर्वोपरि रखें और अपने कर्तव्यों को करते रहें और राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान दें। यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कहते हैं कि कर्मवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जो कभी ना डरता हो मरने से। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक कारगिल का जो युद्ध लड़ा गया था, उसके वो पहलू हमने जानने की कोशिश किया जो शायद आपको ना तो किताबों में मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी कई किताबें सर का इंटरव्यू करने से पहले पढ़ी, फिल्म भी मैंने कारगिल देखी, वो चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दी। लगभग 2.5 लाख गोलों का इसमें इस्तेमाल हुआ, 527 हमारे जवान शहीद हुए और लगभग 2700 जवान पाकिस्तान के इसमें मारे गए और 1300 जवान हमारे घायल भी हुए। तो उन अनसुने कुछ पहलुओं पर ये प्रकाश डालने की हमारी कोशिश थी। आपको ये कोशिश कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। सर एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे जवानों की, वीरों की, शौर्य वाले जवानों की इस देश को वाकई में बहुत ज़रूरत है। आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।